Next question. So today we are going to solve questions of 1D motion. तो पहला ही क्वेश्चन है motion in a straight line. Preeti reached the metro station and found that the escalator was not working. She walked up the stationary escalator in time t1. On other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t2. The time taken by her to walk up on the moving escalator will be. तो पहले क्वेश्चन समझ लो. आपको पता होगा from when you go from one floor to another floor, you have escalators. So escalators normally they move and you just stand on this and they take you up. So according to the question, one day there is a girl called as Preeti. उसको ऊपर जाना था but escalator बंद था, तो she starts walking and it took her time t1 to go up. तो मैं मान लेता हूँ ये height है h. So imagine this height is h. Distance कितना cover किया यहाँ से यहाँ तक? How much distance is covered from here to here? How much? अरे, I am asking you, what is the vertical distance covered by this girl? h. Time कितना लगा? t1. Velocity को हम बोल देंगे v1. What is velocity? Distance upon time. Correct? तो v1 is h upon t1. Then on other days, जब escalator working होता है, तो उस phase में it takes time t2 for the girl to reach the next floor, but the girl stands stationary. हम गए, देखा एस्केलेटर बंद है, फिर हम चलना चालू करते हैं, डिस्टेंस h कवर करते हैं, टाइम t1 में, वेलोसिटी है v1. जिस दिन एस्केलेटर वर्किंग होता है हम जाके उस पर खड़े रह जाते हैं, मतलब हम स्टेशनरी है एंड एस्केलेटर इज मूविंग. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर? v2. तो v2 क्या आएगा? h अपॉन t2. क्लियर यहाँ तक? गुड. देन अगर एस्केलेटर भी वर्किंग है और हम भी इसके ऊपर से चल के जा रहे हैं, ओके, तो व्हाट इज द टाइम इट विल टेक टू गो अप? सिंपल क्वेश्चन. व्हाट इज द टाइम इट विल टेक टू गो अप? अभी इमेजिन आप इस क्लास में आए, हमारे पास सीढ़ी है, स्टेयरकेस जो स्टेशनरी है, ग्राउंड फ्लोर से इस फ्लोर तक का हाइट है h. आपको टाइम लगा t1. आप ऊपर आए वेलोसिटी v1 से, तो टाइम t1 कितना हो गया? हाउ मच इज टाइम t1? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. अगर यहाँ पे मैंने लिफ्ट लगा दिया होता, आप उस लिफ्ट पे खड़े रह जाते, लिफ्ट का वेलोसिटी था v2, डिस्टेंस अभी भी है h, तो t2 आपको मिलता h अपॉन v2. करेक्ट? इमेजिन हमारे पास एक एस्केलेटर है, एस्केलेटर भी वर्किंग है और हम भी चल के आ रहे हैं, तो टाइम t कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होगा? v1 प्लस v2. करेक्ट? सिंपल क्वेश्चन. v1 प्लस v2. टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. वेलोसिटी इन दिस केस विल बी v1 प्लस v2. हमको फाइंड करना था t. हमारे पास v1 v2 की इंफॉर्मेशन है. व्हाट इज v1? h अपॉन t1. तो h अपॉन t1 प्लस h अपॉन t2. तो देयरफॉर t इज इक्वल टू ये h और नीचे से h निकाल लो आउटसाइड, तो 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2. कैंसिल एंड कैंसिल. 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2 कितना आता है? ये क्रॉस मल्टीप्लाई t2 प्लस t1 अपॉन t1 इंटू t2 ये जाएगा ऊपर, तो t equal to t1 into t2 upon t1 plus t2. So this is the time it will take for her to go up on an escalator. वो खुद भी चल रही है and साथ में escalator is also working. So this is the time it takes. है क्या? Option number C. t1 into t2 upon t2 plus t1. Done.
Next question. The motion of a particle along a straight line is described by the equation x equal to 8 plus 12t minus t cube, where x is in meter and t is in second. The retardation of the particle when the velocity becomes 0 is. हमारे पास एक इक्वेशन है, हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका motion, it is described by this equation x equal to 8 plus 12t minus t cube. आपको बोला है x is in meter and t is in second. Retardation of the particle when the velocity becomes 0. Retardation मतलब acceleration. तो पहले तो आप velocity find कर लो dx by dt. तो डेरिवेटिव ऑफ x मतलब डेरिवेटिव ऑफ 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब. 8 का डेरिवेटिव होता है 0, 12t का होता है 12 और t क्यूब का होता है 3t स्क्वायर. देन ये इक्वेशन मिल गया आपको वेलोसिटी का. आपको पूछा है रिटार्डेशन व्हेन द वेलोसिटी इज 0. रिटार्डेशन व्हेन द वेलोसिटी इज 0 मतलब यहाँ से पहले a फाइंड करो. तो a आएगा dv by dt. So this will be equal to d dt of v. What is v? V is 12 minus 3t square. तो 12 का डेरिवेटिव 0, 3t स्क्वायर का 6t. तो a इक्वल टू माइनस 6t. हमको सिर्फ पूछा ये था रिटार्डेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0. तो वेलोसिटी 0 होना चाहिए. वेलोसिटी 0 होगा तो टाइम मिल जाएगा. तो if v is equal to 0, then 0 equal to 12 minus 3t square. तो 12 equal to 3t square. तो 12 equal to 3t square मतलब t square कितना आ गया 4. तो t कितना आ गया 2 seconds. तो ये 2 seconds की वैल्यू यहाँ जाएगी. therefore a equal to minus 6 into 2. 6 into 2 is 12. So 12 seconds. So answer should be, sorry, not second, this is retardation. So minus 12 meter per second square. Minus 12 meter per second square. Minus 12 मतलब 12 is the retardation. Option number D. तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ देख लेना रिटार्डेशन मतलब एक्सेलेरेशन फाइंड करना है व्हेन वेलोसिटी इज 0. तो v इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको t मिल जाएगा. वो t की वैल्यू a के एक्सप्रेशन में जाएगा एंड देन यू कैन फाइंड आउट a इक्वल टू 12 विद नेगेटिव साइन मतलब रिटार्डेशन. अगला क्वेश्चन. अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी. इट कवर्स डिस्टेंस h1, h2 and h3 in first 5 seconds, next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2 and h3 is. तो हमारे पास एक स्टोन है. For example, let us take a stone. It falls freely under gravity. It covers a distance of h1 in first 5 seconds, h2 in next 5 seconds and h3 in next 5 seconds. तो ऐसा है क्योंकि इनिशियल स्पीड क्या होता है 0. मैंने स्टोन को रिलीज किया तो स्पीड इज 0 एंड व्हेन इट इज फॉलिंग डाउन इट इज गेनिंग स्पीड. उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा तो पहले 5 सेकंड में डिस्टेंस कम ट्रैवल होगा, अगले 5 सेकंड में ज्यादा ट्रैवल होगा और लास्ट 5 सेकंड्स में और भी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा. तो ये आ गया h3. गुड. तो सिंपल क्वेश्चन h1, h2 and h3. Remember, it will cover a small distance h1 in the first 5 seconds. It will cover more distance h2 in the next 5 seconds, and it will cover even more distance in the next 5 seconds. हमको पूछा है what is the ratio of h1 is to h2 is to h3. Correct? मतलब रिलेशन पूछा है. रेशियो ही है ये. रेशियो you can say relation between h1, h2 and h3. तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? h मतलब डिस्टेंस, u पता है इनिशियल वेलोसिटी, टाइम दिया है तो s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. राइट. अब
नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो केस 1 है वो फर्स्ट 5 सेकेंड्स का है। केस 1 इज फ्रॉम लेट अस से O to A, पहले 5 सेकेंड। तो केस 1 का जो फाइनल स्पीड होगा वो केस 2 का इनिशियल होगा। तो दूसरा केस है A to B। केस 2 का जो फाइनल स्पीड होगा वो केस 3 का इनिशियल स्पीड होगा, राइट। तो पहले 5 सेकेंड में O से A आया, इनिशियल स्पीड 0 था, फाइनल स्पीड यहाँ पे कुछ होगा। ये फाइनल स्पीड केस 1 का सेकंड केस का बन गया इनिशियल स्पीड, सेकंड केस का फाइनल बन गया थर्ड केस का इनिशियल स्पीड। तो ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना। हाउ कैन यू फाइंड v हियर, u प्लस 80, v इक्वल टू u प्लस 80। u कितना है 0, a कितना है g, और t कितना है 5। तो 5 इंटू जी, 5 इंटू 10 इज 50, राइट। तो यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ बोल सकते हो vb इक्वल टू, vb इज फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल कितना था va, इनिशियल प्लस gt। तो ये भी फाइंड कर सकते हो। तो v इक्वल टू u प्लस 80 से आप a पॉइंट पे, b पॉइंट पे, c पॉइंट पे, तीनों पर ही वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। तो ये एक मेथड है। बट अगर आपको टाइम बचाना है तो एक काम करना, ये पहले 5 सेकंड में हुआ, तो दिस डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 5 सेकंड्स, दिस डिस्टेंस इन नेक्स्ट 5 सेकंड, एंड दिस डिस्टेंस इन नेक्स्ट 5 सेकंड। तो मैं एक काम करूंगा, मैं पहले 5 सेकंड में तो ऐसे ही रखूंगा, दूसरे केस में मैं बोलूंगा टोटल 10 सेकंड्स। तो 5 और 5 क्यों किया, क्योंकि अगर मैं टोटल 10 सेकंड देखता हूं तो इनिशियल स्पीड कितना है 0, तो मुझे ए पॉइंट पे स्पीड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एंड देन इफ आई टेक दिस 5 5 और 5, 15 सेकेंड्स। तो अगर मैं मोशन को ऐसा देख रहा हूं, पहले 5 सेकेंड, फिर टोटल 10 सेकेंड्स, एंड फिर टोटल 15 सेकेंड्स, तो तीनों ही केसेस में वेलोसिटी इनिशियल इज 0। तो तीनों ही केसेस के लिए s इक्वल टू 0 प्लस हाफ a की जगह पे g gt स्क्वायर। तो यू विल हैव s इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर, राइट। तो पहला केस जब मैं सॉल्व करूंगा तो केस 1 में सिर्फ 5 सेकेंड्स की बात होगी, तो t1 इक्वल टू 5 सेकेंड्स। g तो वैल्यू पता ही है आपको, g के लिए 10 ले लो। तो s1 जिसको मैं बोल रहा हूँ h1, इन्होंने h1 बोला है ना, नाम h1 दिया है, इज इक्वल टू 1/2 10 t का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ये 1 जा और ये 5 जा, 25 इंटू 5 इज 125, तो 125 इज h1। सिमिलरली केस 2, अब केस 2 में टाइम नेक्स्ट 5 सेकंड नहीं लेंगे, हम टाइम लेंगे 10 सेकंड्स। तो इस केस में s2 इज इक्वल टू h2 इज इक्वल टू 1/2 g t2 स्क्वायर, 1/2 g की वैल्यू 10, t2 कितना आ गया 10, 1 एंड 5, 500 मीटर, राइट। गुड। अब ऐसा करो, इसी 500 को आप लिख सकते हो 125 इंटू 4, 125 इंटू 4 इज 500। व्हाट इज 125? h1। तो h2 क्या मिल गया मुझे, 4 टाइम्स ऑफ h1। तो ऐसा होना चाहिए, है क्या? नहीं है तो कुछ तो गड़बड़ हुआ। क्या गड़बड़ हुआ? रिलेशन नहीं मिल रहा है हमको, व्हाई नॉट? लेट्स चेक इट वंस अगेन। हाफ gt स्क्वायर, गुड, g की वैल्यू 10, 10/2 is 5, t1 is 5, 5 square is 25, 25 into 5 is 125, ये करेक्ट है। लेट अस लुक हियर, h1 plus h2 आना चाहिए, वेरी गुड। तो क्योंकि पहले 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ये h1 plus h2 आएगा, वेरी गुड। तो डिस्प्लेसमेंट s2 विल बी h1 plus h2। अब आएगा आपका आंसर सही। तो आपके पास आ गया h1 plus h2 इक्वल टू 500। अब यहाँ पे चेंज इतना ही होगा, ये 500 है कितना, 125 इंटू 4, 125 इंटू 4, 125 इंटू 4 मतलब
4h1, तो h1 plus h2 is how much? 4h1, तो h2 is 4h1 minus h1 मतलब कितना? 3h1, तो आ गया h1 is h2 by 3, h1 is h2 by 3 है ना, h1 is h2 by 3, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। फिर तीसरा केस भी सॉल्व कर ही लेते हैं, तो केस 3 में टाइम t3 कितना है? 15 सेकेंड्स। S3 क्या आएगा? S3 H1 plus H2 plus H3। अब आपका टाइम और बचाना है तो यहाँ ब्रैकेट डाल दो, क्योंकि ये ऑलरेडी फाइंड किया है आपने। हाउ मच? 500 meters is equal to, this is equal to 1/2 G and T3 का स्क्वायर, तो ये है 500 plus H3 equal to 10/2, टोटल टाइम कितना है ये? 15 स्क्वायर इज 225 और ये 5, व्हाट इज 225 into 5? अरे 225 into 10 होता है 2250, उसका आधा करना है 1125, 1125 में से 500 जाएगा, तो H3 will be equal to 1125 minus 500, मतलब कितना आएगा? 625, 625 मतलब 125 into 5, मतलब कितना? 5 times of H1, तो H3 is 5 times of H1, तो H1 is H3 by 5, तो H1 is H2 by 3, यहाँ से H1 is H2 by 3 और यहाँ से H1 is H3 by 5. Look, H1 is equal to H2 by 3 is equal to H3 by 5. Option number A. Next question. A particle starts from origin at t equal to 0 and moves along positive x-axis. The graph of velocity with respect to time is shown in figure. What is the position of the particle at t equal to 5 seconds? थोड़ा graph is not very clear. बता देता हूँ, velocity है y axis पे और x axis पे है time. So what you have is like this. You have velocity and this is time axis. ये आपका टाइम एक्सिस, टाइम सेकंड्स में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है। देन एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ, ये 0 से 2 तक वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग लीनियरली। रिमेंबर, कुछ क्वेश्चंस आप ग्राफ देख के डायरेक्टली आंसर बता सकते हो, तो उसके लिए बेसिक्स होना चाहिए। 0 से 2 सेकेंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब ये कौन सा पार्ट है? एक्सेलरेशन का पार्ट है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एक ग्राफ देते हैं और पूछते हैं विच पार्ट रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, तो कौन सा पार्ट है? ये है एक्सेलरेशन का पार्ट। कहां से कहां तक? 0 से 2 सेकेंड्स तक। इसके आगे अगर आप देखोगे तो इसके आगे एक स्ट्रेट लाइन हो गया। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी। कब से कब तक? 2 सेकेंड से 7 सेकेंड तक वेलोसिटी इज नॉट इंक्रीजिंग, इट इज कांस्टेंट। तो 2 से 7 सेकेंड तक वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट वेलोसिटी, तो 2 से 7 तक। देन वापस से वेलोसिटी 0 हो गया। रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 0 से मैक्सिमम स्पीड आने तक, मैक्सिमम स्पीड कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड। फिर वो कांस्टेंट स्पीड पे चलता रहा। फिर 7th सेकेंड पे ब्रेक अप्लाई कर दिया और वापस से वेलोसिटी 0 होने के लिए कितना सेकेंड लगा? 1। 0 से मैक्सिमम के लिए कितना लगा था? 2। मैक्सिमम से 0 के लिए कितना लगा? 1। तो डी एक्सेलरेशन इज डबल ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालोगे अगर, मैं बता देता हूँ कैसे फाइंड करना है। आई टेल यू, बट यू मस्ट रिमेंबर, जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ you should be able to tell what is deceleration, how much is deceleration in terms of acceleration.
तो ऐसा ग्राफ है, ये यहाँ पे 8 है। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हो, ये यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड। मैं इसको बोलता हूँ पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। व्हाट इज एक्सेलरेशन? v माइनस यू बाई टी, या फिर स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप भी निकाल सकते हो, चलेगा, डजंट मैटर। तो a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। v कितना है 2, फाइनल वेलोसिटी कितना है 2, इनिशियल कितना है 0, और टाइम कितना है 2, तो कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब आप डी एक्सेलरेशन फाइंड करोगे तो डी एक्सेलरेशन मतलब इस ग्राफ का ये पार्ट ए डैश, इट इज v डैश माइनस u डैश अपॉन t, t डैश, ठीक है। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? 0, क्योंकि 8 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो गया 0। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस उसका y क्या होता है 0, तो एनी पॉइंट ऑन t एक्सिस उसका v क्या है 0। तो फाइनल वेलोसिटी कितना 0, इनिशियल कितना 2, टाइम कितना 1, तो एक डैश कितना -2। तो दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू। यहाँ पे अगर टाइम 2 सेकेंड है, यहाँ पे अगर टाइम 1 सेकेंड है, तो डी एक्सेलरेशन इज डबल ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना था 1 और डी एक्सेलरेशन कितना है 2, राइट। तो रिटार्डेशन इज ट्वाइस। तो अगली बार, अभी हमको तो ये नहीं चाहिए, वी डोंट हैव टू नो दिस वैल्यूज रिटार्डेशन एक्सेलरेशन, मैंने सिर्फ बताया सो दैट यू अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट टाइम यू मस्ट नो, look at the time axis, if this is twice of this, तो यहाँ पे अगर a है तो यहाँ पे 2a है, यहाँ पे अगर a की वैल्यू 2 है, राइट, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है। गुड। हमको पूछा था what they are asking you is what is the position of the particle at t equal to 5, t equal to 5, t equal to 5 मतलब somewhere over here, position, पोजीशन मतलब डिस्टेंस कवर्ड, राइट। तो पोजीशन फाइंड करना है मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है। क्यों ऐसा, ये भी समझ लो। दिस ग्राफ इज टेलिंग यू कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हैज नेवर वेंट नेगेटिव। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हैज नेवर वेंट नेगेटिव, है क्या नेगेटिव एक्सिस पे? नहीं तो ऐसा भी ग्राफ आता है, आई विल टेल यू, आपको ऐसा भी ग्राफ मिल सकता था। तो कुछ पार्ट ऊपर है, कुछ पार्ट नीचे है। वेलोसिटी नेगेटिव होना मतलब पार्टिकल ने अपना मोशन का डायरेक्शन चेंज कर दिया। याद रखो क्या क्या हो सकता है, लुक एट द पॉसिबिलिटीज। पार्टिकल ने ओरिजिन से स्टार्ट किया, पार्टिकल कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, तो पोजीशन विल बी डिस्टेंस कवर्ड। 5 सेकंड के बाद मान लो वो यहाँ पे है सम वैल्यू ऑफ x, तो पोजीशन मतलब डिस्टेंस, displacement is equal to distance when the particle keeps on moving in the same direction। लेकिन अगर ऐसा होता, ये पार्टिकल पहले यहां से यहां गया, फिर यहाँ पे आया, फिर वापस वहां पे गया, तो डिस्टेंस पहले 0 से x है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, तो डिस्टेंस इज मोर देन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। करेक्ट। ये कैसे समझ में आता है? वेलोसिटी का ग्राफ, अगर वेलोसिटी का ग्राफ नेगेटिव साइड में जाता मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ था, है क्या नेगेटिव साइड में? नहीं, तो इसका मतलब पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो हमको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम? व्हाट इज वेलोसिटी? distance upon time, so what is distance? Velocity into time, तो velocity into time, velocity into time में करने गया तो मुझे मिलेगा एरिया अंडर द कर्व। तो अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करते हो? स्लोप ऑफ द कर्व। अगर आपको उसी ग्राफ से डिस्टेंस निकालना है तो क्या करते हो? एरिया अंडर द कर्व। If you want acceleration, slope of the graph, slope of v against t gives you acceleration, and area under the curve gives you distance. Anyone can tell me now, ये triangle है,
राइट, ट्राइंगल। और ये जो 5 है यहाँ पे 5, ये 5 है, ओके। ट्राइंगल, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इज 2, हाइट इज 2, 2। And what about this? 5 minus 2, 3. 3 into 2, 6. 6 plus 2, 8. 8 आना चाहिए था। तो इसका मतलब ग्राफ में कुछ तो दिक्कत है, समथिंग इज रॉन्ग। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड्स? 5 सेकेंड्स, ये बराबर है 3 है, करेक्ट है। 3 into 2, 6 है, हाफ बेस into height is also correct। 2 base to height 4 by 2 is 2, 2 plus 3 into 2, 6 is 8। आंसर तो 8 ही आएगा। ओके 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 ओके, तो आई थिंक इट इज लाइक दिस, ऐसा है, फिर यहाँ पे है, फिर ऊपर है, ओके ठीक है। तो 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। फिर एक हो गया स्ट्रेट फ्लैट के लिए, फ्लैट मतलब सीधा ऐसा, ओके ठीक है। फिर थोड़ा सा 8 से ज्यादा जाएगा, तो वी विल सॉल्व दिस। तो बिकॉज ऑफ पुअर ग्राफ्स आई वाज नॉट एबल टू सी, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, डजंट मैटर। तो इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग। ये आएगा आपके पास, मेरी गलती नहीं है, इट इज यू नो पॉइंट ऑफ रेफरेंस। 4 तक गया स्ट्रेट, 4 तक गया स्ट्रेट, उसके बाद आया ऊपर, ऊपर एंड समथिंग लाइक दिस। और ये कब तक गया? ये कहां तक है? ये 6 तक, ठीक है। तो इट गोज अप टू 6 हियर, so it goes up to 6, up to 6 and then it goes down again। तो 6 तक आएगा and then goes down again and then 6 to 7। समझ लेना आप। तो अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट आ गया एरिया में, अभी तो इजी है। ये तो 8 है ही ना, ये लाइन कितना था? ये कहाँ तक जा रहा है? 3 तक। तो अब ये है 3, तो सिर्फ इतना एक्स्ट्रा काउंट कर लो, क्या डिफिकल्ट है? काउंट दिस एक्स्ट्रा। व्हाट इज दिस एक्स्ट्रा पार्ट हियर? 1। क्यों 1? क्योंकि आपके पास ये था 4 मार्किंग, ये है 5, मतलब ये हो गया, इतना पार्ट आ गया आपके पास 1। ये है 3 और ये है 2, तो ये भी आ गया 1। व्हाट इज 1 into 1? 1। 2 plus 6 plus 1 कितना आ गया? 9। तो आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर डी। So now tell me, what is the position at t equal to 6 second? हमने 4 सेकेंड पे कर लिया, सॉरी 5 पे कर लिया, अभी 6 का बताओ। 6 के लिए सिर्फ इतना एक्स्ट्रा पार्ट है ना, ये भी तो 1 आएगा, तो 10 है, करेक्ट, गुड। व्हाट इज द पोजीशन एट 7 सेकेंड्स? नीचे का भी आएगा, तो ये 1 आ गया और ये नीचे का कितना आ गया? 2, ये 2 है और दिस इज 1, तो 2 into 1 2, 2 plus 1 3 plus 1 4, 4 plus 6 10 plus 2 12। What about 7? ये 6 है, 7 and 6 मतलब 1, ये कितना है? 2, कितना है ये? 2, तो कितना है? 14, राइट। What about at the 8th second? मैंने अभी भी बताया, ये ट्रायंगल का जितना एरिया है वो उसका हाफ होगा, हाफ बेस। बेस कितना? 1 इंटू हाइट 2, 2 इंटू 1 2 अपॉन 2 कितना? 1। इसका कितना था? 2, इसका कितना है? 1। कितना आ गया टोटल? 15। तो टोटल 8 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर? 15, करेक्ट। 8 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस? 15। व्हाट इज एवरेज स्पीड? Total distance upon total time. What is total distance? 15. What is total time? 8. 15 by 8. So roughly 2 approximately. 15 by 8 is 1.9 something something. Good. So much you can talk about. इतना सारा information इसमें से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन,
the position of a particle as a function of time is given by x of t equal to at plus bt square minus ct cube. A, B, C and C are constant. When the particle attains zero acceleration, then its velocity will be. अभी उल्टा है, पहला क्वेश्चन क्या था, इससे पहले क्वेश्चन था जब वेलोसिटी जीरो तब a कितना, आप बोला है जब a जीरो तब b कितना, राइट। तो x क्या है आपके पास at प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब। वेलोसिटी क्या आएगा यहाँ से dx बाय dt, a इंटू टी का डेरिवेटिव आएगा a क्योंकि dt बाई dt इज 1 प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। c कांस्टेंट है, t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर है। अब एक एक स्टेप नहीं लिख सकते हम लोग बिकॉज यू हैव टू नो डेरिवेटिव्स बाय नाउ। अब एक्सेलरेशन निकालना होगा तो dv बाय dt, पहले टर्म में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आता है तो जीरो, 2bt का डेरिवेटिव आता है 2b, 3c कांस्टेंट है और t स्क्वायर आता है 2t, तो 2t इंटू 3c इज 6ct, राइट। तो a आपको मिल गया 2b माइनस 6ct, बट इफ a इज जीरो, अगर a जीरो होगा तो यू विल गेट 0 इक्वल टू 2b माइनस 6ct, तो 2b इक्वल टू 6ct, 1 जा एंड 3 जा। हमें क्या पूछा था, व्हाट इज v व्हेन a इज 0, तो मैंने पिछले केस में बोला था व्हाट इज a व्हेन v इज 0, तो हमने v इक्वल टू 0 से t निकाला और a के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ पे हम a इक्वल टू 0 सेट करके t फाइंड करेंगे और ये जो t का इक्वेशन है ये जाएगा वेलोसिटी के इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 पुट t इक्वल टू कितना है t, b अपॉन 3c इन इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर वेलोसिटी v कितना आ गया a प्लस, पर पहले चेक कर लो a है क्या, यस, a प्लस 2bt मतलब b अपॉन 3c माइनस 3ct स्क्वायर मतलब b स्क्वायर अपॉन 3c का स्क्वायर मतलब 9c स्क्वायर, कैंसल 1 जा एंड 3 जा, करेक्ट, राइट। तो दिस इज v इक्वल टू a प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 3c माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 3c, डिनोमिनेटर सेम है, यस, 2b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर कितना, माइनस b स्क्वायर अपॉन 3c, तो a माइनस b स्क्वायर अपॉन 3c है क्या आंसर में, नहीं, तो व्हाट इज रॉन्ग, चेक कर लो क्या गलत है। डेरिवेटिव्स तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेरिवेटिव्स a 2bt 3ct स्क्वायर, गुड, देन a is 2b minus 6ct, फाइन, ये भी करेक्ट है, a इक्वल टू 0, तो t वैसे भी t नेगेटिव नहीं आना चाहिए तो नहीं है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। t की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया आपने तो b बाय 3c, फाइन, 3 2b इंटू t, यहाँ करेक्ट, वेट जस्ट इज दिस करेक्ट, यहाँ पे क्या था 3ct स्क्वायर, t कितना है 3 का स्क्वायर कितना 9 और ये c स्क्वायर, c कैंसल, 1 जा 3 जा, तो यहाँ पे 3 नहीं आना चाहिए, मतलब ये 3 यहाँ से नहीं आना चाहिए, तो क्या आएगा, अब क्या आएगा प्लस, तो यू विल हैव हियर अ प्लस, तो अभी है क्या a प्लस बी स्क्वायर बाय 3c, a प्लस बी स्क्वायर बाय 3c, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन गलती से रिपीट हो गया, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ ऑप्शन ए की जगह पे उसका ऑप्शन बना दिया डी, यही था ना,
a stone falls under gravity. It covers distance h1, h2, h3 in first 5, next 5 and next 5 seconds. Relation between h1, h2 and h3 is done. अगला क्वेश्चन, the displacement x in meter of a particle of mass m moving in one dimension under the action of force is related to time t as. डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन टाइम के साथ दिया है. डिस्प्लेसमेंट इज रूट एक्स, ये एक्स होना चाहिए, विच इज नॉट काय और समथिंग, ये एक्स है. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन इज रिलेटेड टू टाइम एज t इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो विल बी. तो जब वेलोसिटी जीरो होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, ये पूछा है. इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं. There are two methods to solve this. एक तो बताना चाहिए what is velocity dx by dt. तो in some books what they will do is t minus 3 equal to root x. Root x is x raised to half. Right? मैं दोनों मेथड बता देता हूँ आपको. You need to know both of this. सिर्फ रूट ऑफ x है. According to the question you have just रूट एक्स. तो यहाँ पे आपके पास था t इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3 यस. तो t माइनस 3 इक्वल टू रूट एक्स, मतलब t माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स रेज टू हाफ. क्लियर? अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करना है तो क्या करते हो, डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, वो यहाँ पे नहीं चलेगा. तो रिमेंबर यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल. तो अब क्या करेंगे, इसका एक ऑल्टरनेट मेथड यू कैन यूज. तो t इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3. आई डाउट यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, जस्ट लेट मी चेक बराबर है कि नहीं. तो ठीक है, ओके. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा रूट एक्स इक्वल टू टी माइनस 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. तो x इक्वल टू टी माइनस 3 का स्क्वायर. वेलोसिटी फाइंड करना है तो dx by dt. डेरिवेटिव ऑफ, यू नो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ f of t. f of t रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n into f of t रेज टू n minus 1 into डेरिवेटिव ऑफ f of t. हमारे पास f of t क्या है, t minus 3, n कितना है 2. तो डेरिवेटिव क्या आएगा 2 t minus 3 raised to 2 minus 1 into derivative of t minus 3. वो वैसे भी 1 हो जाएगा. तो you will have 2 into t minus 3. ये आ गया आपके पास वेलोसिटी. करेक्ट? आपको पूछा था what is displacement when velocity is 0. तो if v is 0, अगर v 0 हो गया तो in that case then what you will have is 0 equal to 2 into t minus 3. ये 0 हो गया. 0 equal to t minus 3 मतलब t equal to 3 आ गया. ये t equal to 3 आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आंसर आ जाएगा 0. Put t equal to 3 in equation number 1. So your answer will be again 0 क्योंकि 3 minus 3 is 0. So displacement when the particle velocity is 0 is 0. So displacement is t minus 3, that is 0. इसका स्क्वायर था तो 0. करेक्ट? सही आंसर 0 है, 0 मीटर है, नो इश्यूज. राइट? क्लियर? तो हमने क्या किया, हमने एक इक्वेशन लिया, उसमें से वेलोसिटी फाइंड किया, वेलोसिटी को 0 इक्वेट कर दिया, t की वैल्यू मिल गई, इसमें बैक सब्स्टिट्यूट कर लिया और मिल गया हमको 0. But the idea here is, can we think of some alternate method? Important is this. So t minus 3 equal to root x. X raised to half equal to t minus 3. ऐसा तो आ गया. अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते तो क्या होगा? If I take direct derivative, what I get is, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? हाफ. हाफ क्या?
व्हाट इज x रेज टू n का डेरिवेटिव? n into x रेज टू n minus 1, मतलब -1/2। क्लियर, राइट? अब आगे आपको ये सोचना है, आपको ये पता होना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t जब करते हो, ये आता है, अगर रेज टू n है तो n इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। पूरा फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? एक्स। व्हाट इज n? हाफ x रेज टू हाफ माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाई dt लिखना भूल सकते हैं, इसके लिए मैंने वो पहले बताया नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये क्या है? ये तो 1 है, राइट? देन व्हाट इज dx बाई dt? क्या? जोर से बताओ, थोड़ा कम सुनाई आता है। वेलोसिटी, करेक्ट? दिस इज v। v ये है 2, ये माइनस हाफ, नीचे का क्या हो गया? x रेज टू हाफ, और राइट हैंड साइड पे क्या था? 1। तो व्हाट इज v? क्लियर हो गया? क्वेश्चन खत्म। अगर v 0 तो x 0। If v is 0, x is 0। ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे हमने डायरेक्टली v और x को रिलेट किया क्योंकि इंफॉर्मेशन था हमारे पास v का और पूछा था x। या फिर जो सेकंड मेथड है वो भी चलेगा। तो योर चॉइस इफ यू वांट टू डू सेकंड मेथड और मेथड नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle covers half of its total distance with speed v1 and the rest half with speed v2. Its average speed during the complete journey will not be v1 plus v2 by 2. It will be 2 v1 v2 upon v1 plus v2. तो याद रखना, why such difference? हम जब टाइम पे एवरेज करते हैं, मतलब पहले हाफ टाइम के लिए स्पीड v1, दूसरे हाफ टाइम के लिए स्पीड v2, तो एवरेज आता है v1 प्लस v2 बाय 2। देखो पूरे एक मोशन को आप इमेजिन कैसे कर सकते हो। मेरे पास एक पार्टिकल है, लेट अस से उसका मोशन है फ्रॉम सम पॉइंट ए टू सम पॉइंट बी। मान लो इसको टोटल टाइम लगा t, टोटल टाइम फ्रॉम ए टू बी इज t। तो मैं अगर ऐसा बोलता हूँ कि पहले हाफ टाइम के लिए स्पीड v1 था, अगले हाफ टाइम के लिए स्पीड v2 था, तो फिर एवरेज आता है v1 प्लस v2 बाई 2। इसलिए कुछ बुक्स में इसको टाइम एवरेज भी लिखते हैं, दिस इज एवरेज ओवर टाइम। बट इमेजिन हमारे पास टाइम का इंफॉर्मेशन ही नहीं है, हमको बोला है टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज लेट अस से s। पहले हाफ डिस्टेंस के लिए स्पीड v1 था, अगले हाफ डिस्टेंस के लिए स्पीड v2 था। व्हाट इज एवरेज? तो अब ये एवरेज v1 प्लस v2 बाई 2 नहीं आएगा। तो एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करते हो? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम में टोटल डिस्टेंस तो s है, दिख ही रहा है s है। टोटल टाइम है t1 प्लस t2, where t1 is the time to cover first half of distance and t2 is the time to cover second half of distance. And again by same logic, velocity is distance upon time. So time is distance upon velocity. So time is distance upon velocity. तो डिस्टेंस कितना था? s by 2, कितना v1, तो s upon 2v1। सिमिलरली t2 क्या आएगा? s upon 2v2। ये t1 t2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला में। therefore average velocity, average speed is s upon t1, but t1 is s upon 2v1 and t2 is s upon 2v2। s यहाँ से s और बाई 2 निकाल लो कॉमन, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ये हो गया कैंसल एंड कैंसल, ये 2 जाएगा ऊपर
and in the denominator you will have v2 plus v1 upon v1 into v2, which is 2v1 v2 upon v1 plus v2, right? So this is what you get, 2v1 v2 upon v1 plus v2, option number C. और अब ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते थे, a particle covers a total distance of 100 meter. In the first 50 meter, it is traveling with a speed of 10 meter per second. In the next 50 meter, it is traveling with a speed of 20 meter per second. What is average speed? 2 into 10 into 20. 2 into 10 is 20 into 20, 400 upon 30. 400 by 30 is 40 by 3. 40 by 3 is 13.33. तो 13.33 मीटर पर सेकंड इज एवरेज स्पीड। और याद रखना, एवरेज वैल्यू कभी भी दो वैल्यूज के बीच में आता है। मैंने क्या बोला, पहले कितना था 10 मीटर पर सेकंड, फिर कितना था 20, तो आंसर क्या आया 13.33। तो एवरेज इज ऑलवेज बिटवीन टू एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। ओके, सो जस्ट फॉर प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे जैसे डिस्टेंस के 2 इक्वल पार्ट्स किए थे, वैसे अगर डिस्टेंस के 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो पहला पार्ट होगा s/3। वेलोसिटी कितना है v1, टाइम कितना है t1, एंड t1 इज s अपॉन 3v1। तो लुक हाउ यू कैन सेव टाइम। यहाँ पे क्या था s अपॉन 2v1। अगर 2 इक्वल पार्ट्स किए तो यहाँ पे कितने इक्वल पार्ट्स किए 3, तो t1 क्या आएगा 3 अपॉन s अपॉन 3v1। 4 किए तो s अपॉन 4v1। दूसरे पार्ट में डिस्टेंस है s/3, स्पीड है v2, तो टाइम t2 यहाँ पे यह आएगा s अपॉन 3v2। और आखिरी जो पार्ट है ये डिस्टेंस भी कितना है s/3, स्पीड कितना है v3, तो t3 कितना आएगा s अपॉन 3v3। तो एवरेज स्पीड आएगा आपका टोटल डिस्टेंस विच इज s अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। t1 कितना है s अपॉन 3v1, 1 अपॉन v1, क्योंकि s अपॉन 3 तीनों में आ रहा है तो कॉमन निकाल लोगे। तो दिस इज व्हाट यू विल गेट, कैंसल एंड कैंसल, तो 3 गया ऊपर, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। डन। अब बाकी वैल्यूज आएगी तो वैल्यू से सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन, 2 बॉडीज A and B of mass 1 kg and of mass 3 kg are dropped from the same height. From same height है क्या, नहीं, from heights 16 meter and 25 meter respectively. The ratio of the time taken by them to reach the ground will be. तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमारे पास 2 बॉडीज है, एक का मास है 1, एक का मास है 3। They are dropped from height 16 and 25 respectively. The ratio of time taken by them to reach the ground is. इसको अलग अलग से सॉल्व मत करना, पहले एक सिंगल बॉडी के लिए सॉल्व करो। मेरे पास एक सिंगल बॉडी है, इस सिंगल बॉडी को मैंने एक हाइट h से ड्रॉप किया। ड्रॉप करना मतलब u is 0। इसने इमेजिन डिस्टेंस कवर किया h, तो कितने टाइम के बाद ये नीचे आएगा। How to solve this? S equal to ut plus 1/2 at square. तो S equal to ut plus 1/2 at square. S मतलब h, u मतलब 0, a मतलब g and you have t square। तो यहां से आपको मिल जाएगा, इस 2 को शिफ्ट कर देंगे तो 2h by g equal to t square। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है रेशियो ऑफ टाइम। यहाँ पे t का स्क्वायर है तो t क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 2h by g। क्योंकि ये दोनों बॉडीज, 2 थे ना, दोनों बॉडीज अर्थ पे ही ड्रॉप कर रहे हो, तो g क्या है कांस्टेंट और 2 क्या है कांस्टेंट। तो टाइम इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ h, मतलब t1 by t2 इज इक्वल टू रूट ऑफ h1 by h2। पहले का हाइट कितना था 16, दूसरा कितना था 16, मतलब 4/5। 4/5 8/10 0.8, 4/5, ऑप्शन नंबर ए।
Next question, and one last question for today, and it is little difficult. A body dropped from top of a tower falls through 40 meters during the last 2 seconds of its fall. Height of the tower is. So you have a tower. Tower मतलब building. So you have a tower, something like this. There's a body which is falling. हाँ, और आगे क्या बोला है? Dropped. So you have a body which is dropped from the top of a tower. The distance traveled by the body in last 2 seconds is how much? 40 meter. तो ये distance कितना है? 40 meter. Good. The height of the tower is. So h is the height. तो एक बार verify कर लेना question. Body dropped. U equal to 0. Right? Then from the top of a tower falls through 40 meter during last 2 seconds. The height of tower is. कैसे करोगे इसको? टाइम भी दिया नहीं है, सिर्फ जी की वैल्यू पता है और ये इतना पता है. हाउ टू सॉल्व दिस? पहले तो s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT² लगने ही वाला है. देयर इज नो अदर ऑप्शन टू इट. s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT². s मतलब h, लेकिन h कहाँ पता है? हमको पता है कि h तो फाइंड करना है ना. तो if I use s equal to ut plus 1/2 AT², मैं पूरा मोशन देख लेता हूँ रिलीज पॉइंट से ग्राउंड तक का. तो s is h, u is 0, a is g. तो कम से कम h का एक इक्वेशन तो मिल गया. सोचना कैसे होता है कि कम से कम h का इक्वेशन है, g की वैल्यू 10 है, तो 10/2 is 5t². मतलब अगर मुझे t मिल जाता है तो मेरा काम हो गया. तो t कैसे फाइंड करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन. हाउ टू फाइंड आउट t हियर? टू एच बाई जी. पर h पता नहीं ना. आप पूरे मोशन को अगर देखो यहीं से आता है वो t is 2h by g, तो t is root of 2h by g. टाइम कैसे फाइंड करेंगे? व्हाट इज द टोटल टाइम? t मिल गया तो खत्म. हाउ डू यू फाइंड आउट t? थिंक इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस. जब कुछ पता नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस ही पता है, तो डिस्टेंस ही यूज करना पड़ेगा. एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं s1 डिस्टेंस, इसको बोल देते हैं s2 डिस्टेंस. तो व्हाट डू यू सी? s1 plus s2 is h. s1 plus s2 is h. करेक्ट. s2 पता है. अगर s1 मिल गया तो हमारा काम हो गया. राइट? तो रिमेंबर हाउ टू फाइंड आउट s1, क्योंकि s2 आपको पता है. अब ये मोशन को जब मैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल यहां तक देख रहा था, तो मैंने क्या लिखा? s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT². अगर मैं सिर्फ s1 की बात करूं तो मैं वापस वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, यू टी प्लस 1/2 AT². लेकिन मैं क्या देख रहा हूं अभी? s1. इनिशियल स्पीड कितना है? 0. हाफ जी. टाइम कितना? t-2. क्यों? क्योंकि आखिरी के 2 सेकंड तो यहाँ गए ना. तो टोटल टाइम में से आखिरी के 2 सेकंड यहाँ गए, तो यहाँ कितना बचा? t-2. तो t-2. करेक्ट. अब ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 है, इन तीनों का यूज कर लो. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, इसको एक्चुअली बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन. बताता हूँ कि किसको एलिमिनेट किया आखिरी में. s1 is half g t-2². s2 ये तो है 40, और h कितना है? हाफ gt². तो जो फाइंड करना था उसी को एलिमिनेट कर दिया. क्यों? क्योंकि मुझे t चाहिए था. अब t मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा. तो t यहां से मिल जाएगा. दिस इज एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली t. कुछ है ही नहीं, और g तो कांस्टेंट है. 10 g की वैल्यू 10 है. 10/2
5t minus 2 का स्क्वायर प्लस 4t इक्वल टू 10/2 5t स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो। 5t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, ये 2 है, रिमेंबर दिस इज 2 प्लस 4t इक्वल टू 5t स्क्वायर। तो ये क्या आएगा 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 20 प्लस 4t इक्वल टू 5t स्क्वायर, कैंसल एंड कैंसल। 60 60 इक्वल टू 10t, तो t इक्वल टू 6 सेकेंड्स। तो t इक्वल टू 6 सेकेंड्स है, तो पुट दिस t इक्वल टू 6 सेकेंड्स इन इक्वेशन नंबर 1। put t equal to 6 second in equation number 1। क्या था h equal to half gt square, g की वैल्यू 10, 2, t की वैल्यू 6, 5 and this is 36। 36 का half 180, तो होना चाहिए 180 मीटर, नहीं है। ओ, तो कहां गड़बड़ हुई? माइनस, कहां पे माइनस? वेयर माइनस? इधर इधर माइनस, ये हाँ, दिस इज वेयर माइनस क्या 4, a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर इज 2ab, तो ये आएगा 4। हाउ मच इज दिस? बताओ फटाफट बताओ। 20, ये 20, तो t कितना 3। वेरी गुड। तो देखो छोटी छोटी गलती भारी पड़ेगी। t इक्वल टू 3, अगर t इक्वल टू 3 है तो अब if you put t equal to 3, what is 3 square? What is 9 into 5? 45 है क्या 45? Yes.